बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। और हम लोग चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे, जिसका नाम था वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का मतलब मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कि किस प्रकार से हम पानी को यूज कर सकते हैं, हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है और कितना यूजेबल है और कितना नॉन यूजेबल है, कितना सॉल्ट वाटर के रूप में जाना जाएगा जिसको हम कभी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम डैम्स पर पहुंचे थे, कुछ हम फैक्ट्स जान रहे थे, कुछ हम योजनाएं जान रहे थे। जैसे हमने जल जीवन मिशन के बारे में जाना, अटल भूजल योजना के बारे में जाना, हमने कृष्णा गोदावरी के में 2 स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट हो रहा था उसके बारे में जाना। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और डैम्स के लगभग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को, जितना आपने पढ़ा है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर में अर्थ सरफेस पर कितना % पानी पाया जाता है। तो मैंने कहा पूरे अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो पूरे अर्थ सरफेस पर आपके 71% वाटर है, पर इस 71% में जो 97% वाटर है ये नॉन यूजेबल है, मतलब ये सॉल्ट वाटर है, और मात्र 3% वाटर ही हम ड्रिंक करने के लिए या फिर अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, फिर हम आगे बढ़े तो मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रीन्यूएबल रिसोर्स। तो मैंने सबसे पहले आपको रीन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बताया कि आखिर ये क्या होता है। तो मैंने कहा रीन्यूएबल रिसोर्स जिनको हम दोबारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्स, मतलब पानी वाटर हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो आपने कहा बिल्कुल प्राप्त हो जाता है, और कैसे प्राप्त हो रहा, तो आपने एक वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। अभी अगर वाटर साइकिल की बात करेंगे तो मैंने कहा वाटर साइकिल में होता क्या है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, मतलब जो पृथ्वी पर, मान लीजिए ये पृथ्वी पर पानी है, ये वाष्प बनकर मतलब इवेपोरेट होकर ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जब ये पानी वाष्प मतलब कहीं ना कहीं वो गैस के फॉर्म में ऊपर जाता है। अब ये गैस के फॉर्म में जब ऊपर जाता है तो ये एक साथ मिलकर क्या होता है, कंडेंसेट होता है। कंडेंसेट का मतलब है कि एक साथ मिलता है और मिलने के बाद क्या हो रहा है, ये संघनित होता है, मतलब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे प्रिसिपिटेशन, मतलब फिर ये किस रूप में धारण कर लेते हैं, तो ये पानी से भरे हुए एक बादल बन जाते हैं। और ये पानी से भरे हुए बादल फिर वापस भारी होकर धरती पर आते हैं पानी के रूप में। तो इस प्रकार हमें जल बराबर प्राप्त होता रहता है। तो हम कह सकते हैं वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो मैंने एक नेक्स्ट वर्ड आपको बताया वाटर स्कार्सिटी। मैंने कहा स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेजेस, मतलब कमी। तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब है वाटर शॉर्टेजेस। अब वाटर शॉर्टेजेस क्यों हो रही है, जब वाटर शॉर्टेजेस तभी होगी जब डिमांड के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मतलब हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें 10 लीटर पानी चाहिए पर पानी 1 ही लीटर है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, वाटर स्कार्सिटी कहलाएगी, या वाटर शॉर्टेजेस के रूप में जाना जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो मैंने कहा पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब यूज करने वाले लोग ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है पानी की कमी हो जाएगी। डिमांड ज्यादा हो रही है, या फिर मैंने कहा अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट, मतलब कुछ लोग अलग अलग प्रकार से इसका एक्सेस पा रखे हैं, मतलब किसी को ज्यादा पानी पहुंच रहा है, किसी को कम पानी पहुंच रहा है, किसी स्टेट में ज्यादा पानी है, किसी स्टेट में कम पानी है। तो ये भी एक रीजन बनता है वाटर स्कार्सिटी का। और आगे बढ़े तो मैंने आपको ये आपके एनसीईआरटी की किताब में ही फोटो बनी हुई है कि देख रहे हैं वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी तो हर जगह है पर पीने के लिए नहीं है। ठीक है, ये भी आपने देखा। ये या कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डाइवेस्टेड विलेज। अब देख रहे हैं कि जहां पर स्नो है, बर्फ बहुत सारी है, तो वहां पर पानी कहां से आएगा, जब बर्फ है पानी भी बर्फ बन जा रहा है, तो ये क्या होता है, पानी नीचे बर्फ के जमा होता है, तो उसको निकालने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वाटर स्कार्सिटी का कारण बन रहा है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, गगरी लिए बैठी हैं कि पानी नहीं मिल रहा, लाइन लगी हुई है इतनी ज्यादा। तो ये महाराष्ट्र सौराष्ट्र जैसे इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, और आगे बढ़े तो हमने कहा कि अगर आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो 22%, टोटल का 22% जो बिजली है वो कहीं ना कहीं आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि जल विद्युत है, जल से बनी हुई एनर्जी, हम बिजली को हम यूज कर रहे हैं। कितने %, 22%, याद रखना है। और आगे बढ़े तो मैनेजमेंट वगैरह था। फिर मैंने कहा जल जीवन मिशन के बारे में आपको जानना है, तो एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015।
2019 सॉरी 15 अगस्त 2019 में एक योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत कहा गया कि भैया हर रूरल का मतलब है ग्रामीण हाउस होल्ड, मतलब हर ग्रामीण परिवार या घर को लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर प्रोवाइड किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, इसकी गारंटी ली गई। उसके आगे बढ़े तो वाटर स्कार्सिटी कॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर एक योजना चलती है जिसका नाम है अटल भूजल योजना, जिसमें टोटल के 37% वाटर हम कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने का काम करेंगे। हम और कैसे प्रोवाइड करेंगे तो मैंने कहा इसमें हम देखेंगे 7 स्टेट। अटल भूजल योजना में कितने स्टेट लिए गए? 7 स्टेट। 7 स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट लिए गए? 80 डिस्ट्रिक्ट। 80 डिस्ट्रिक्ट के कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स लिए गए? तो 229, और 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के 8220 ग्राम पंचायत में इसको हम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये थी आपकी अटल भूजल योजना। उसके आगे और बढ़े तो मैंने कहा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, और हमारे एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। अब किस प्रकार था तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मैंने 5 पॉइंट आपको यहां से बताया। मैंने कहा अगर इलाहाबाद प्रयागराज की बात करेंगे तो वहां पर कौन सी नदी है? तो वहां पर गंगा रिवर, मेन रिवर, और उस गंगा रिवर में हार्वेस्टिंग सिस्टम चल रहा था। कहां पर? तो यह है श्रृंगावरपुरा, ठीक है, श्रृंगावरपुरा इन द फर्स्ट सेंचुरी में श्रृंगावरपुरा जो इलाहाबाद में है वो है सफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैलेंजिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। और जो मतलब गंगा के कारण जो बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाता था, वो कहीं ना कहीं यहां पर एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ था जिसके द्वारा बाढ़ को रोकने का काम किया जाता था। उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है। उनके समय सबसे ज्यादा डैम्स, लेक्स और इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की गई थी वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। और हम देखते हैं कि एविडेंस भी हमें मिलते हैं कहां पर? कलिंग उड़ीसा में मिलते हैं, नागार्जुना कोंडा में मिलते हैं, कर्नाटक हो गया ये, आंध्र प्रदेश में बेन्नौर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी हमें कहीं ना कहीं इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है जो वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। 11वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। 11वीं सेंचुरी में जो भोपाल लेक, भोपाल कहां पर? मध्य प्रदेश एमपी में। भोपाल लेक सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक के रूप में जानी जाती थी। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित लेक जो थी ये आपकी आर्टिफिशियल लेक के रूप में जानी जाती थी। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि 14वीं सेंचुरी में एक टैंक था कहां, जिसका नाम था हौज खास, ठीक है, हौज खास। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा जब आप 8th में पढ़ रहे होंगे, याद तो नहीं होगा पर कोई बात नहीं है। तो इल्तुतमिश के द्वारा एक हौज खास बनवाया गया था, एक टैंक बनवाया गया था पानी का, जिसमें कहां से? सिरी फोर्ट, एक फोर्ट था, एक किला था सिरी नाम का, जहां पर वाटर सप्लाई की जाती थी, मतलब पानी को भेजा जाता था दिल्ली में, यमुना नदी के पानी को, ठीक है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये 5 पॉइंट आपको एंशिएंट इंडिया के, आपको किसी ने एंशिएंट इंडिया के बेसिकली ये क्या है? तो ये आपके एंशिएंट इंडिया के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये पूछा जाता है। और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया डैम्स के बारे में, और डैम्स में मैंने कहा डैम्स का काम क्या होता है? तो बेसिकली डैम्स का काम इरिगेशन के लिए, और बाद में डैम्स को बिल्ड किया गया इरिगेशन, वाटर सप्लाई, फिशिंग के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन के लिए, देखिए तो इन सब के लिए डैम्स को बनाया गया। डैम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे, याद रखने वाले हैं कि अगर सतलज ब्यास रिवर पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। क्या नाम है? तो मैं लिख दे रहा हूं भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। सतलज ब्यास नदी कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस लिए बनाया गया? तो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था। दूसरा हीराकुंड एक डैम है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, जो किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका महानदी पर बनाया गया। तो ये भी याद रखना है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट आपका महानदी पर बनाया गया, जो बेसिकली क्या, महानदी फ्लड का काम कर रही थी, उड़ीसा में बाढ़ लाने का काम कर रही थी, उससे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर? महानदी पर। कहां पर? तो उड़ीसा में। और जब जवाहरलाल नेहरू थे तो जवाहरलाल नेहरू ने एक सेंटेंस कहा कि अगर डैम्स जो है ना, ये जो डैम्स हैं ये टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाएंगे, मतलब हमारे देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम क्या करते हैं? ये डैम्स करते हैं। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और आगे बढ़े तो हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा, ठीक है। मैंने कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसके बाद एक कृष्णा कावेरी डिस्प्यूट, ये भी पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने कहा कब स्टार्ट हो रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका स्टार्ट हो रहा है 1985 में। कब स्टार्ट हो रहा है? 1985
1985 में, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ के द्वारा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसमें हम फार्मर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। ठीक है, अब तो पहली चीज कब स्टार्ट किया गया, तो 1985 में स्टार्ट किया गया। दूसरी चीज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया है एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्यों था, तो एक सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है, और कहां पर बना है, गुजरात में बना है। ठीक है, तो इट वाज अगेंस्ट, मतलब ये किसके अगेंस्ट था, तो एक सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर, गुजरात में, और बेसिकली इससे कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फोना का लॉस हो रहा था, मतलब भारत में जीव और जंतुओं का लॉस हो रहा था, जिसके कारण इस पे क्या लगा, एक ये आंदोलन चलता है कि इस डैम को ना बनाया जाए। तो इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड इन ट्रीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर, मतलब ये जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं गुजरात में, ये कहीं ना कहीं डैम बनाने के कारण ये वाटर पानी में मिल जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, जिस कारण ये आपका चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट अगर बात करते हैं तो आपने लिखा है सरदार सरोवर डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड कवरिंग 4 स्टेट्स। सरदार सरोवर डैम से 4 स्टेट कवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकल ही रही है नर्मदा नदी, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने पढ़ा कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। मैंने कहा बेसिकली ये डिस्प्यूट कब स्टार्ट होता है, तो 1969 में स्टार्ट होता है। किन 2 स्टेट्स के बीच, तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच ये डिस्प्यूट होता है आपका कृष्णा गोदावरी रिवर को लेकर। पर ये डिस्प्यूट का मेन कारण होता है कि महाराष्ट्र है वो एक रिवर है जिसका नाम है कोयना रिवर के पानी को ज्यादा छोड़ रहा था, इसमें प्रोजेक्ट बना रहा था मल्टीपर्पज, जिसके कारण ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। इतना आपने पढ़ लिया था। अब आप आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी रिवर वाटर प्रोजेक्ट। तो एडवांटेज क्या है, तो आपको पता है कि इससे इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हमारे लिए एडवांसेस तो यही है ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इरिगेशन सिस्टम सही हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं नहरें बनाएंगे तो कटकर खेतों में जाएंगी, पानी अच्छे से उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं फ्लड कंट्रोल, बाढ़, क्योंकि जब नदियां बहेंगी, अब हमने बीच से काट दिया तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बांध के द्वारा, वो डैम के द्वारा क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, तो फ्लड कंट्रोल होगा, फिश ब्रीडिंग होगी, मतलब मछलियों का उत्पादन होगा। पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो किसी ना किसी रूप से आपके हानि भी पहुंचाते हैं। तो किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, बायोडायवर्सिटी को कहीं ना कहीं अनबैलेंस करने का काम करते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फोना की कमी होती है। मेनी नेटिव विलेजेस एंड सबमर्ज्ड, बहुत सारे विलेज हैं जो इसमें कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। पीपुल लॉस देयर लिवलीहुड विद लिटिल आर नो होप ऑफ रिहेबिटेशन, जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जमीन को खो देते हैं और कोई होप नहीं होती है कि दोबारा उनको आवास मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दोनों चीजें हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आपको एडवांटेज भी देखने को मिलेंगे और डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। एडवांटेज क्या है कि इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, फ्लड कंट्रोल में, फिश ब्रीडिंग में, ये सब बेसिकली हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। पर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें फ्लोरा फौना का डिस्ट्रॉय होता है, जो नेटिव विलेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं डैम में सबमर्ज्ड हो जाते हैं। सबमर्ज्ड होने का मतलब मिल नहीं गए, इसका मतलब है उनका आवास खत्म हो जाता है और जो लोग हैं उनके रहने का स्थान भी खत्म हो जाता है इस मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के कारण। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो गए। एक और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भारत में रेन वाटर मतलब वर्षा के जल को किस प्रकार बचाया जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बचाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ के खत्म करते हैं आज ये चैप्टर। तो मैंने कहा अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, मतलब वर्षा के जल को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके बचाया जाता है। ठीक है, अब गुजरात में जाएंगे तो अलग तरीके से, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो अलग तरीके से, मेघालय में जाएंगे तो आपका अलग तरीके से बचाया जाएगा, तो और माउंटेन एरिया में जाएंगे तो अलग तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स, मतलब हम पहाड़ों के स्थान पर बात करते हैं। तो हिली और माउंटेन एरिया में पीपुल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स। ठीक है, तो याद रखना है कि हिली और माउंटेन एरियाज में क्या बनाए जाते हैं, डाइवर्जन चैनल बनाए जाते हैं जिसका नाम है गुल्स, GULS,
और इसको एक और नाम से भी जानते हैं कुल्स। गुल्स और कुल्स बनाए जाते हैं कहां पर? हिली और माउंटेन एरिया पे, जिसमें क्या करते हैं? एग्रीकल्चर या फिर खेती करने का काम करते हैं, क्योंकि माउंटेन है, पानी नीचे बहुत तेजी से आ रहा है। अब ये क्या करते हैं? यहीं पर एक रास्ता बनाकर इस पानी को क्या करते हैं? इकट्ठा करने का काम करते हैं, और ये इकट्ठा पानी से क्या करते हैं? खेती करने का काम करते हैं। मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं कि किस प्रकार है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखें जरा, फोटो है तो बम्बू डे सिस्टम की है। अच्छा, ये देखिए फोटो है, ये देखिए ये कुल्स है। ये क्या हुआ कि जब पहाड़ों से बहुत तेजी पानी नीचे आ रहा होता है तो इन्हीं पहाड़ों से भी एक हम रास्ता बना देते हैं जहां पर एक टैंक जैसा बना होता है, और इस टैंक में देखिए ये टैंक जैसा बना हुआ है। अब इस टैंक में पानी क्या होता है? स्टोर होता है, जो बाद में बेसिकली इरिगेशन के काम आता है। देखा लिखा है अ कुल लीड्स टू अ सर्कुलर विलेज टैंक एज द अबव इन काजा विलेज। काजा विलेज आपका कश्मीर में है। फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब रिक्वायर्ड जरूरत होती है तो हम वाटर को रिलीज कर सकते हैं। तो ये हो गया कुल्स। ठीक है, ये कुल्स और गुल्स कहां पर बनाए जाते हैं? तो हिली और माउंटेन एरियाज में इनको बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, रूफ टॉप मतलब एक घर होगा, घर के टॉप पर हम क्या करेंगे? एक ऐसी सिस्टम बना देंगे जो पानी का, जो वर्षा का जल है वो यहीं पर क्या होगा? स्टोर होगा। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मतलब वर्षा के जल को बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये कहां हो रहा है? ओनली प्रोड्यूस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। तो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पर है? राजस्थान में। पर पहली बार रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को तमिलनाडु में देखा गया था। ठीक है, अब रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम भी एक बार देख लेते हैं, सभी की फोटोज देखेंगे तभी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बंगाल फ्लड प्लेन्स हो गया, रूफटॉप ये। ठीक है, ये है आपका रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक, देखिए क्या हो रहा है कि ये वर्षा के जल को क्या किया जा रहा है? यहां से यहां पर आके छत पे स्टोर हो रहा है। ये छत पर एक पाइप लगी होती है, पाइप से ये कनेक्ट होकर कहां पर जाता है? नीचे एक टैंक बना होता है, और इस टैंक में जाकर ये वाटर क्या होता है? स्टोर हो जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के भी काम आता है। ठीक है, तो ये भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये ज्यादातर आपके कहां पर देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है, और कुछ कुछ जगह पर आपके साउदर्न पार्ट्स में भी देखने को मिलती है, मतलब तमिलनाडु, केरल ऐसे स्थानों पर भी ये रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दो चीजें बताई, पहले हिल या माउंटेन एरियाज में आपको बताया कुल या गुल्स, उसके बाद रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम कहां पर बताया? राजस्थान में। अब जरा बंगाल की बात कर लेते हैं। मैंने कहा इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपुल डेवलप इनंडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। तो बंगाल में क्या हो रहा है? तो इनंडेशन चैनल देख रहे हैं। पहले चीज पे मैंने कहा हिली और माउंटेन रीजन्स में क्या बनाए जा रहे हैं? तो कुल्स और गुल्स बनाए जा रहे हैं। कुल्स और गुल्स बनाए जा रहे हैं किसके लिए? इरिगेशन के लिए। उसके बाद रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है कहां पर? तो राजस्थान में। फिर मैंने कहा इनंडेशन चैनल कहां पर देखने को मिल रहा है? तो बंगाल में, क्योंकि बंगाल में गंगा नदी है, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियां बहुत तेजी से वेस्ट बंगाल में आती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। तो बाढ़ का कारण ना बने इसलिए इनंडेशन चैनल बनाया जाता है। इनंडेशन चैनल क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका इनंडेशन चैनल। ठीक है, ये देखिए द फ्लड वाटर इंटर द फील्ड थ्रू द इनंडेशन चैनल। देखिए ये फील्ड्स में ये जो फ्लड मतलब रिवर के में ज्यादा वाटर हो जाता है तो यहां पर एक काट कर एक डैम की तरह बना दिया जाता है। अब ये क्या होता है? ये फील्ड्स में आ जाता है, जो फील्ड्स को क्या करता है? तरी करने का काम करता है, या फिर बेसिकली इरिगेशन के काम आता है। तो ये है इनंडेशन चैनल, क्योंकि यहां पर नदियां बहुत तेज बहाव में होती हैं, क्योंकि यूं थोड़ा टेढ़ा इलाका है। जब टेढ़ा इलाका है तो पानी ऐसे आता है तो बहुत तेज स्पीड में आता है, तो जब ये स्पीड में आता है तो बाढ़ यहां पर आ जाती है। तो इसी से बचने के लिए इनंडेशन चैनल बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो इरिगेशन के काम भी आता है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, पहला कुल्स एंड गुल्स बताया, दूसरा आपको रूफटॉप हार्वेस्टिंग बताया, तीसरा आपको इनंडेशन चैनल बताया। कुल्स एंड गुल्स कहां पर है? तो हिली और माउंटेन एरियाज में। दूसरा मैंने आपको बताया रूफटॉप हार्वेस्टिंग कहां है? तो राजस्थान में। तीसरा मैंने आपको बताया इनंडेशन चैनल, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर बात करेंगे, देखिए ये चौथे अगर बात करेंगे तो राजस्थान की बात हो रही है, और राजस्थान में दो चीजें और है, खादिंस और जहाद। ठीक है, तो राजस्थान से दो आप देख लिए, पहला रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम और दूसरा स्टैंड अप विद देयर सॉइल लाइक द खादिंस इन जैसलमेर एंड जहाद इन द अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। तो खादिंस और जहाद क्या है? देखिए पूरा नहीं पढ़ा मैंने, इस पॉइंट को मैं पूरा पढ़ता हूं। लिखा इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कंस्ट्रक्टेड इनटू रेन
फेड स्टोरेज सिस्टम दैट अलाउड वाटर टू स्टैंड इन द सॉइल, कि पानी में ही वाटर को बचाकर रखा जाए। तो इसके लिए एक टैंक टाइप का बनता है जिसको खादिंस या जहाद के नाम से जाना जाता है। तो खादिंस कहां बन रहा है, तो जैसलमेर राजस्थान में, और बाकी इलाकों में जहाद के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब खादिंस और जहाद को एक बार देख लेते हैं, देखें इसकी फोटो है कि नहीं। ये देखिए खादिंस सिस्टम है, इस सिस्टम को समझते हैं, खादिंस सिस्टम को। मैंने कहा देखिए ये क्या हो रहा है कि यहां पर अब ये ऐसे इलाकों में है जहां पर पानी को मिट्टी में ही रोका जा रहा है। ये मिट्टी का एक क्या टीला टाइप का बना दिया गया और यहां पर थोड़ा सा ढाल बना दिया गया। अब पानी यहां से क्या होगा, धीरे 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 यहां पर आएगा और यहां पर क्या होगा, एकत्र होगा। और ये मिट्टी में सेमी एरिड रीजन, मैंने कहा एरिड रीजन ऐसा होता है, मैंने आपको स्वाइस पढ़ाई है, और स्वाइस में एरिड रीजन ऐसा होता है कि इसमें मॉइस्चर मतलब पानी को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। अब जब पानी कोई सोख नहीं पा रहा है तो वो पानी क्या होता है, ऊपर जाकर कहीं ना कहीं एकत्र हो जाता है। आप इसी पानी को हम आगे फर्दर यूज करते हैं। तो ये खादिंस और जहाद कहां पर हो रहा है, तो राजस्थान में ही हो रहा है। खादिंस आपका जैसलमेर और जहाद आपका राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टंकर्स। ठीक है, इसको टैंकर्स भी आप कह सकते हैं, टंकास भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टैंकर्स आर टंकास आर द अंडरग्राउंड वाटर टैंक फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन बीकानेर, फलौड़ी, बारमरी, राजस्थान। ठीक है, तो यही है ये टैंकर्स जो होते हैं, जो मैंने आपको रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम का बताया, उसी का एक एडवांस रूप होता है कि पानी को हम धरती पर ही क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। वाटर को हम धरती पर स्टोर करने का काम करते हैं और इसी वाटर स्टोरिंग के कारण क्या हो रहा है, और इसी वाटर स्टोर से क्या करते हैं हम, ये वाटर एज अ ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज होता है। तो याद रखिएगा टैंकर्स कहां पर होते हैं, तो राजस्थान। देखिए आपको पता है कि सबसे ज्यादा भारत में पानी की कमी कहां पर होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा पानी की कमी आपके राजस्थान जैसे इलाकों में होती है। अब राजस्थान इलाकों में बहुत सारे चांद, पहला मैंने आपको बताया राजस्थान में, देखिए राजस्थान में मैंने 3 चीज आपको बताई। पहला बताया रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। दूसरा मैंने आपको बताया खादिंस और जहाद, खादिंस और जहाद। तीसरा भी आप देख रहे हैं कि आप टैंकर्स बनाए जाते हैं, पानी के टैंकर्स बनाए जाते हैं धरती पर पानी के, जो ऊपर का जो रेन वाटर होता है उसको पानी में रिस्टोर कर लेता है और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम आता है। उसके बाद मैसूर और कर्नाटक जैसे इलाकों में, मतलब दक्षिणी भारत के इलाकों में, इन द विलेज ऑफ मैसूर एंड कर्नाटक, villagers have installed in their houses the rooftop rain water harvesting to meet their water needs। तो मैसूर और कर्नाटक में भी आपका रूफटॉप हार्वेस्टिंग, मैंने कहा था ना रूफटॉप हार्वेस्टिंग आपको साउदर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है। तो मैसूर और कर्नाटक जैसे इलाकों में भी आपको रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखिएगा, अगर आप मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, तो मेघालय में आपको 200 साल से चला आ रहा बंबू पाइप सिस्टम या बंबू ड्रिप सिस्टम, बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये क्या होता है, वहां पर बांस बहुत पाए जाते हैं। बांस आप समझ रहे हैं ना, बंबू को इंग्लिश में बांस, हिंदी में बांस कहते हैं। तो इन बांसों को बीच से खोखला करके वाटर को क्या इन्हीं के बीच से प्रोवाइड, मतलब वाटर को इन्हीं के बीच से निकाल कर कहा जाता है इरिगेशन फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो देखिए बंबू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरेनियल स्प्रिंग ऑन द हिल टॉप टू द लोअर रीचेस। अब क्या हो रहा है कि ये पाइप को जोड़ कर, ये पाइप है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक कई रास्तों में जुड़ी रहती है। अब इसी के द्वारा क्या करते हैं, इसी के बीचों बीच से पानी होकर इरिगेशन फील्ड्स तक पहुंचता है। तो ये 200 साल पुराना है, जो कहां पर हो रहा है, मेघालय में हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए और एक नोट पॉइंट भी दिमाग में रखेंगे। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन विच रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज विद लीगल प्रोमिसेस अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, मैंने कहा साउदर्न स्टेट में भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। तो तमिलनाडु आपका एक ऐसा स्टेट है जहां पर लीगली गवर्नमेंट के द्वारा लीगली सभी को रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगाना ही लगाना है। ठीक है, सिस्टम लगाने का मतलब है कि एक सिस्टम टाइप का होता है, इसमें पूरा एक जैसे हमारे यहाँ सोलर पैनल आता है ना, उसी तरह पूरा एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम आप छत पर लगाएंगे तो पानी पूरा स्टोर होकर क्या होता है, नीचे जाकर वाटर स्टोर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम आता है।
तो वही कह रहे हैं तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को सभी घरों में कंपलसरी किया है कि सभी घरों में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु याद रखिएगा, ये पहला स्टेट है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेन वाटर इज यूजुअली कॉल्ड पोलर पानी, तो याद रखें तो पहली रेन वाटर जो होती है उसको पोलर पानी के नाम से जाना जाता है, पोलर पानी। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया। थोड़ा सा इस चैप्टर में 1-2 लाइन और बची है, अब खत्म हो गया ये चैप्टर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि ये क्या कैसे यूज़ होता है। एक बार मैं फिर से आपको ये पूरा रिवाइज करा देता हूँ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी को एक साथ जान लीजिए कि क्या क्या होता है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम में। ठीक है, अगर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो रेन मतलब वर्षा के जल को बचाने का काम किया जा रहा है। और वर्षा के जल को कैसे बचाया जाएगा, तो अगर हम हिली और माउंटेन एरियाज की बात करते हैं, हिली और माउंटेन मतलब पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, तो वहां पर कुल्स और गुल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुल्स और गुल्स के द्वारा पानी को स्टोर किया जाता है। तो हिली और माउंटेन एरिया में कुल्स और गुल्स हो गए। दूसरी बात अगर करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान से मैंने 3 चीजें जानी। मैंने कहा राजस्थान में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होता है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। उसके बाद राजस्थान के कुछ इलाकों में मतलब अगर खादिन्स की बात करेंगे तो खादिन्स आपका जैसलमेर में और बाकी इलाकों में जहाज के द्वारा वाटर रिस्टोर किया जाता है। और बात करेंगे तो मैंने कहा इसमें टैंकर्स या टंकास भी लगे होते हैं जिनके द्वारा वाटर रिसोर्स किया जाता है। तो राजस्थान में 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने कहा अगर मैसूर और कर्नाटक की बात करते हैं, मैसूर और कर्नाटक की बात करते हैं, तो मैसूर और कर्नाटक में भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। और अगर बात करते हैं बंगाल में बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार होती है, तो इनंडेशन चैनल द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। और आगे बढ़े तो मैंने कहा मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता है, मतलब बांस की लकड़ियों के द्वारा खेती, मतलब बांस की लकड़ियों को खोखला करके उससे पानी को ट्रांसफर किया जाता है फील्ड्स तक, बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता है। और मैंने कहा कि अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने मतलब सभी घरों के लिए, पहला ऐसा स्टेट है जिसमें सभी घरों के लिए रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है। तो ये पूरे पॉइंट्स हैं जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर को हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे आगे। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी इस चैप्टर पूरा एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, उसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, इस चैप्टर को रिवाइज करिए और इस चैप्टर की PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।